हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मैनेजमेंट के कार्य जो थे कि कौन कौन से होते हैं, तो कुछ प्राइमरी इसके फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। तो यहाँ पर वो ही एक प्रोसेस की तरह चलते रहते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में समझ रहे थे। प्रीवियस वीडियो जो आई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इसके प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस भी कहलाते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि इसके सेकेंडरी काम कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट और इन मेन काम के अलावा और भी कौन कौन से कार्य करती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। किसी और सब्जेक्ट पर अगर आप कर चुके वीडियो या फिर डिटेल में लेक्चर्स की वीडियो चाहिए हो, तो सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हमने देखे थे। प्राइमरी फंक्शंस, उसके प्लानिंग करना था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डिसीजन डायरेक्शन एंड लीडरशिप था, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन। और एक के बाद एक काम चलता रहता है। पहले हम प्लान बनाएंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टाफ को नियुक्त करेंगे, फिर हम उनका डायरेक्शन या फिर उनकी लीडिंग करेंगे, लीडरशिप का काम करेंगे, जिससे कि वो हमारे अकॉर्डिंग या हमारे बताए अनुसार काम इजली कर पाए। फिर उनको मोटिवेट करेंगे एक गोल को अचीव करने के लिए, मिल करके काम करने के लिए। उसके बाद उनको कम्युनिकेशन सही टाइम पर सही सूचना उन तक पहुंचाना, या उनसे कोई सूचना को हाई लेवल मैनेजमेंट तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, हम जैसे कि हमने पढ़ा था कि 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, उन तक पहुंचाना। और उसके बाद उन पर कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो भी टारगेट हमने रखे थे, जैसे हमने प्लानिंग करी थी, उसी के अकॉर्डिंग ही गोल को हम अचीव कर सकें। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो ये सारे काम ढंग से नहीं हो सकते। तो ये आपके क्या है, एक प्रोसेस की तरह चलने वाले प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। अब आइए देखते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर सेकेंडरी फंक्शंस की बात की जाए कि प्रबंध के सहायक अथवा अन्य कार्य, सबसे पहला जो आ जाता है कि सेकेंडरी और अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला आ जाएगा नवाचार, इनोवेशन करना। इनोवेशन क्या होता है, नवाचार क्या होता है? तो आपने देखा होगा इस टाइम पर मार्केट में एक के बाद एक नई चीज आ रही है। मोबाइल में आप देख रहे होंगे नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, कुछ नए नए फंक्शंस लेकर के आ रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस रहती हैं सारे फोन्स की। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कुछ नया सोचना, कुछ नया लाना या कुछ नया करना? क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, वर्सटाइल हो रहे हैं, जो कंज्यूमर है उसकी भी डिमांड वर्सटाइल हो गई है। हमको बहुत नई से नई चीज चाहिए होती है, नई से नई टेक्नोलॉजी के पीछे लोग आज के भाग रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि नई प्रोडक्ट लाना, कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ नया विचार लाना। तो वही चीज इनोवेशन या फिर नवाचार कहलाती है कि किसी भी उपक्रम के लिए व्यवसायिक दशाएं दीर्घकाल में स्थिर नहीं रह सकती, अतः प्रबंधक को भी अपने प्रबंधन के तरीके में समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना होता है और नवीनता लानी होती है। तो जिस तरह एक प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, लोग उसको नहीं खरीद रहे, उससे नई टेक्नोलॉजी जो आ गई उसको खरीदने लगते हैं। तो वही चीज प्रबंध में भी होती है कि जो अभी तक उसने अपनी पॉलिसीज बनाई होंगी, जो स्ट्रेटेजीज तो काम कर रहा होगा, लेकिन जो उसकी अपोजिशन में या फिर ये कहें कि जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, उसका लेवल बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसका सामना करने के लिए जो प्रबंध है, उसको भी अपनी नीतियों में, अपनी पॉलिसीज में नवाचार करना पड़ता है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, नई नई ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि उस प्रतिस्पर्धा में, उस मार्केट में वो बना रहे और आगे बढ़ सके। तो उपक्रम की कुशलता एवं विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रबंधक नवाचार को महत्व प्रदान करे। इस दृष्टि से प्रबंधकी का रचनात्मक और प्रबंधक की नई विचारों के सृजन अथवा अपने पुराने और नए विचारों के मिश्रण द्वारा कुछ नवीनता लानी होती है। इस कार्य द्वारा ही एक बंधक को एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है या माना जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर नया जो विचार होते हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको काम ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। जो पुराने लोग हैं, उनको काम अगर बीच में गैप किया हुआ है, तो वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो नई सोच के लोग आ रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो क्योंकि वो आज के हिसाब से, आज की तरह से कुछ नई चीजें सोच पा रहे हैं, कुछ नया लेकर आ पा रहे हैं, तो उनको प्रमोट किया जाता है, जिससे कि नई नई चीजों को, नई नई उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो वही चीजें प्रबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रतिद्वंदी जो है उनके अनुसार या उनको हराने के लिए नई नई चीजों को लाया जा सके, तो वो नवाचार कहलाता है। फिर आ जाता है प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है कि कुछ जो प्रबंध शास्त्री हैं, प्रतिनिधित्व को प्रबंध का संदेश वहां से पृथक कार्य मानते हैं,
क्योंकि एक प्रबंधक को अपने उपक्रम के अंतर्गत विभागीय बैठकों में तथा उपक्रम के बाहर तथा व्यवसायिक संगठनों की बैठकों में भाग लेना होता है। तो प्रबंधक इन बैठकों में अपने विभाग अथवा उपक्रम का प्रतिनिधित्व करता है और अपने विभाग या उपक्रम की छवि प्रस्तुत करके दूसरों को उसका आकलन करने का अवसर देता है। अतः प्रतिनिधित्व कार्य एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, एक सिंपल छोटी सी बात करें, किसी भी स्टोर पे अगर आप जा रहे हैं कुछ परचेज करने, तो वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो आपसे किस तरह मिल रहा है, किस तरह बात कर रहा है। वो दुकान या फिर वो स्टोर उसका अपना नहीं है, वहाँ पर वो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह आपसे मिलेगा आपके मन में भी छवि जो होगी एक वैसी ही बन जाएगी उस जगह को लेकर के, उस कंपनी को लेकर के। तो जो एक प्रबंधक होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है अपने जो बिजनेस है, अपने जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, तो उसका व्यवहार या फिर वो किस तरह से अपनी नीतियाँ पॉलिसीज को बना रहा है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं वो बिजनेस कितना आगे जा सकेगा। तो प्रतिनिधित्व करना भी प्रबंधक का एक काम होता है। फिर आ जाता है सौदेबाजी, नेगोशिएशन। ये क्या होगा कि पुंसक निस्बा के अनुसार प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकों को सौदेबाजी करने में पर्याप्त समय देना पड़ता है। जैसे विभागीय प्रबंधक को श्रम संघों के साथ मजदूरी की दरों में आपस में सौदेबाजी क्या होती है, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि जो मजदूर संघ होते हैं, जो लेबर यूनियंस होती है, और इसके अलावा जो प्रबंधक होते हैं आपस में जो है कुछ न कुछ मतभेद अगर कहीं चल रहे हैं तो किसी पॉइंट को लेकर के कि हो सकता है कि वो अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात रख रहे हो, लेकिन प्रबंधक वर्ग उसे नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर आपस में सौदेबाजी नेगोशिएशन चल रहा है कि कम ज्यादा के उसको लेकर के। तो वो चीज एक संस्था में होती ही रहती है, तो उससे निपटने के लिए कैसे अच्छे से ढंग से उसको सॉल्व किया जा सके, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ने ना पाए, जिसका परिणाम आपकी हड़ताल है, तालाबंदी है, काम रुक जाता है, ये सारी सिचुएशन आती हैं। तो वो सौदेबाजी वाली जो एक प्रक्रिया होती है, या एक तरह से कहें कि वो चलती ही रहती है, वो तो वो क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रबंधक उसमें है कि वो अच्छे से नेगोशिएट कर सके, जिससे कि काम जो है सही ढंग से चलता रहे। तो ये भी एक तरह से फंक्शन हो जाता है प्रबंधकों का। फिर आ जाता है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। ऐसा तो डिसीजन मेकिंग को सेकेंडरी कामों में रखा गया है, लेकिन ये आपका एक प्रबंधक का बहुत ही प्राइमरी काम होता है, क्योंकि जो निर्णय होते हैं वो हर स्टेज पे लेने होते हैं। जहाँ नियोजन से स्टार्ट जो हो रहा है ना, तो वहां से लेकर के लास्ट तक नियोजन कहें या जितने भी काम है सब में डिसीजन जो होते हैं वो लेने ही पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रबंधक होते हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होती है, क्योंकि अगर डिसीजन गलत हो गए तो जितना भी अभी तक प्लानिंग करी है सब कुछ गलत हो जाएगा, या उसके अनुसार जो गोल थे डिसाइड वो अचीव नहीं किए जा सकेंगे। तो किसी एक कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। आपके पास ही बहुत से विकल्प होते हैं पढ़ने के, आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, आप नोट्स खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन अलग अलग यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपके पास विकल्प है, आपको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप उससे ही पढ़ाई करेंगे अपनी। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर आप जितने भी अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज किया, वही आपका निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। वही चीज एक मैनेजमेंट में भी रहती है, एक संस्था में भी की जाती है, कि जो प्रबंधक होगा वो ये देखता है कि किसी काम को करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव हर तरह से वो देखेगा, वो ऑप्शन को वो चूज करता है, तो वो आपका निर्णय कहलाता है। इसके अलावा अगर आगे इसमें देखें कि और यह कार्य प्रबंधकों को बार बार करना होता है, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हर स्टेज पे किया जाता है। श्रमिकों द्वारा हड़ताल की घोषणा कर देने पर निर्णय लेना, किसी बड़े ग्राहक को दिवालिया हो जाने की दिशा में निर्णय लेना, किसी कच्चे माल के पूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध भंग करने पर निर्णय लेना आदि। इसी प्रकार अपने अधीनस्थों में कार्य का बंटवारा करना तथा विभिन्न कार्यों के बीच साधनों का बंटवारा करना भी निर्णय है। तो प्रबंध में निर्णय इस बात की महत्ता के कारण ही इसे प्रबंध का एक पृथक कार्य माना जाता है। तो ये हो जाते हैं प्रबंध के सहायक कार्य अथवा अन्य कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब कंक्लूजन की हम बात करें कि किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, तो प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्णित प्रबंध के उपयुक्त कार्य प्रत्येक फर्म या उपक्रम में निरंतर चलते रहते हैं, और ये कार्य न केवल सर्वोच्च प्रबंध द्वारा बल्कि विभागीय व उप विभागीय प्रबंधकों द्वारा भी दिन में कई बार करने होते हैं। नियोजन और संगठन संरचना के कार्य ऐसे हैं जिनका संबंध मुख्यतः सर्वोच्च प्रबंध से होता है और जिनमें बार बार परिवर्तन नहीं करना होता, परंतु निर्देशन, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, नियंत्रण व समन्वय सभी कार्य प्रत्येक प्रबंधक को बार बार करने होते हैं। सही रूप में देखा जाए तो इसी का नाम प्रबंध है। इनके अतिरिक्त अब नवाचार, प्रतिनिधित्व करना, सौदेबाजी का निर्णय आदि भी प्रबंध के घटक कार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर निर्णय जो सब निष्कर्ष बताया है कंक्लूजन में, तो यही बात समझाई गई है कि कैसे कुछ कार्य ऐसे हैं जो बार बार नहीं करने होते, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो बार बार दिन में कई बार किए जाते हैं,
अलग अलग स्टेज के प्रबंधकों के द्वारा। तो इस तरह से जो प्राथमिक है या सहायक है दोनों ही कार्य साथ साथ चलते रहते हैं और एक तरह का है कि बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रबंध होता क्या है, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके कार्य, उसके साथ एक प्रक्रिया के रूप में चलता है। तो आज की ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।